What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है ये. हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ जाती है. आप लोगों ने रॉकेट सिंह मूवी देखी होगी. रॉकेट सिंह मूवी में रणवीर कपूर को उसका दोस्त, उसका जो बॉस रहता है, वो उसको जीरो बोलता है कि तू कितना बड़ा जीरो है. पर लेकिन जब वो जीरो अपना कमाल दिखाना स्टार्ट करता है तो उसकी कंपनी को ही जीरो बना देता है. तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसमें बड़ा ही फेमस डायलॉग है रणबीर कपूर का. वो बोलता है कि सर आपको हमेशा सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देता है, आपको हमेशा बस नंबर दिखाई देते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी अर्निंग हो रही है हमारी कंपनी को, पर मुझे हमेशा लोग दिखाई देते हैं कि मेरी सर्विस से लोग कितने खुश हैं, मेरी सर्विस से किसको कितना फायदा मिल रहा है. तो मुझे लोग दिखाई देते हैं, आपको नंबर दिखाई देते हैं. बस यही एक मेन डिफरेंस है मुझ में और आप में. तो हमेशा देखिए रणबीर कपूर का कितना अच्छा डायलॉग रहा वो. मतलब हमेशा सोसाइटी के लिए अगर आप सोचते हैं, आपका फायदा भी उसी में ही रहेगा. अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमेशा ऐसा सोचे कि दूसरों को क्या फायदा हो रहा है. दूसरों को अगर फायदा होगा तो वो इनडायरेक्ट वे में आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं. तो दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू रख के दूसरे की खुशी के बारे में सोचे, तो इससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है हर एक डायरेक्शन में. और फायदा तो देखा जाए तो फायदा तो सेकेंडरी थिंग है. हमारी सोसाइटी बड़ी शानदार बन जाएगी यार, अगर हम लोग सब इस तरीके से सोचने लगेंगे, मतलब दूसरों के बारे में भी टाइम निकाल के सोचने लगे. तो आज 9 अगस्त है. देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं. ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है इन सब एग्जामों के. अगर फोकस दूं तो यूपीएससी के लिए ये गौरव सर के द्वारा, महिपाल सर के द्वारा, भूमिका मैम के द्वारा तैयार किए गए हैं ये कोर्स. और अब इससे रिलेटेड यहाँ पर यूपीएससी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. तो इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप लोग यहाँ नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं. ये वाला आर्टिकल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड है. कल भी हमने न्यूज एनालिसिस में ये आर्टिकल देखा था. यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट पास कर दिया, पर लेकिन आज तक भी उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है एक्ट बनाने के बाद में उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. तो फटकार लगाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. आर्टिकल को काफी अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं. ये वाला जो आर्टिकल है, कुछ तो बिहार की पॉलिटिक्स यहाँ पर बताई गई है, और थोड़ा जो फोकस दिया गया है वो दिया गया है कि एक टाइम हुआ करता था जब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट होती थी वो करप्शन पे फोकस दिया करती थी. मतलब क्रिटिसाइज किया करती थी, क्रिटिसाइज किया करती थी गवर्नमेंट को या दूसरी पार्टी को कि इसने करप्ट किया है, इसने करप्शन किया है, या ये एक्टिविटी हो रही है इसकी वजह से. मतलब कई सारी दूसरी डायमेंशन हुआ करती थी. पर लेकिन आज की डेट में जो डायमेंशन होती है वो कंप्लीटली क्या होती है, वो किस तरीके से अपोजिशन को वॉश आउट किया जाए, तो उस पर फोकस किया गया है. वैसे पॉलिटिकल एंगल सारे डिस्कस किए गए यहाँ पर, जितनी बातें की गई हैं, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है. ये वाला जो नीचे वाला आर्टिकल है ये उसेन बोल्ट से रिलेटेड है. उसेन बोल्ट को आप जानते ही हैं, अब तक जो थे वो धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणी थे, पर लेकिन अभी उनको हरा दिया गया है. तो ये आर्टिकल काफी तो उससे रिलेटेड है, पर लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसका एरिया देख सकते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये. तो ये है जमाइका. ये जमाइका यहाँ पर पड़ता है, ठीक है. ये इनकी पिक्चर हो गई, ये है उसेन बोल्ट जी, और ये हो गया यहाँ पे जमाइका. क्यूबा हो गया ऊपर, क्यूबा के नीचे आइलैंड है ये छोटा सा, ठीक है. तो यहाँ पर ये जमाइका पड़ता है. अगर इसको यहाँ पर देखा जाए, पूरे मैप में देखा जाए, तो ये हो गया क्यूबा, और इसके नीचे यहाँ पर जमाइका पड़ेगा. देखिए कल एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, मतलब कई बातें कंफ्यूजन रह जाती है कई बच्चों के माइंड में जो नया नया एनालिसिस देखना स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों अलग अलग हैं या इनको जोड़कर यूएसए बोले जाते हैं. तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी कर देना चाहता हूँ माइंड में. जिनको नहीं पता है, जिनको पता है, देखिए उसके लिए कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है. बहुत सारी चीजें बहुतों को नहीं पता होती है और बहुतों को पता होती है, तो उनके लिए बता रहा हूं. तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट है. नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट है, ना कि अमेरिका को दोनों को मिला के इनको यूएसए बनता है. तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो एक अलग कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, ये अलग कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका. इसी तरीके से यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया अलग कॉन्टिनेंट है, और ये नीचे अलग कॉन्टिनेंट हो गया अफ्रीका. इसी तरीके से ये पूरा कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है, इस पूरे कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका बोला जाता है, और इसके अंदर यूएसए कंट्री है, ठीक है. तो इस तरीके का कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में लिख दिया कीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. अब बात करते हैं थोड़ी उसेन बोल्ट के बारे में. 2008 से लेके 2016 तक अगर बात की जाए तो ये टोटल 21 रेस में दौड़े हैं. 21 रेस में से 19 रेस में ये जीते हैं, और जो 2 रेस में नहीं जीते हैं उनमें भी कुछ अलग प्रॉब्लम थी. ऐसा नहीं है कि ये खुद से आ रहे हैं वहां पर, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली. मतलब एक तरीके से देख कितने बड़े चैंपियन है, लगभग 8 साल तक ये चैंपियन बने रहे. और आज की डेट में जो इनकी 22nd जो रेस हुई है उनमें इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है. पर लेकिन इनसे इनको नहीं आका जा सकता कि इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कि इनकी काबिलियत पे कमी आ गई है, कुछ सके. तो ऐसे एथलीट देखिए ये होते हैं सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर
पूरे वर्ल्ड के लिए। मतलब जब ये सुबह उठते होंगे तो ये सोचते होंगे वाह यार मैं धरती पे सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी हूं। तो कितना अच्छा इनको लगता होगा। तो अपनी खुद की एक डेफिनेशन इन्होंने निकाल के रख दी, अपने आप को एक इतना एक्सप्लोर कर दिया इन्होंने कि इनके नाम से मतलब आज की डेट में आगे आने वाले टाइम में भी इनके नाम से जाना जाएगा, जो कि खासकर 100 मीटर की रेस होती है। तो इतने इस सिचुएशन पे इन्होंने ला के रख दिया। वैसे जो दौड़ते थे 100 मीटर दौड़ते थे, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ते थे ये, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पर इनकी कैपिटल है जमाइका की वो है किंगस्टन, और जमाइकन डॉलर यहाँ पर यूज होता है, वो है इनकी करेंसी, ठीक है ना। कैरेबियन सी में कंट्री बढ़ती है, यहाँ पर कैरेबियन सी हो गया, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये हो गया ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहाँ पर पनामा भी है जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जिससे नवाज शरीफ जी को, जिनकी वजह से ही यहाँ पर उन्होंने अपने पैसे रख रखे थे इस एरिया में ले जाकर, तो टैक्स से बचाने के लिए, तो उन्हीं के बेस पर इनको हटाया गया प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है उनसे वहाँ से। तो ये वाली हो गई पनामा कैनाल, यहाँ पर पनामा सिटी जो पड़ती है, ठीक है। तो इस वाले एरिया में पड़ती है। तो थोड़ा सा मैप का आप लोगों को पता होना चाहिए, थोड़ा देखते रहा कीजिए। ये वेनेजुला हो गया, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। ये आर्टिकल काफी अच्छा लिखा गया है, ईरान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वैसे तो, पर लेकिन काफी डायमेंशन इसमें ऐड है, तो आप लोगों को एक सिनेरियो पता होना चाहिए। तो पूरा डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूंगा, कंप्लीटली बैकग्राउंड, आज जब स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट बने उससे लेके अब प्रेसिडेंट बने और अब क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बन सकता है इससे रिलेटेड। ये वाला आर्टिकल अजीत प्रकाश जी के इंटरव्यू से रिलेटेड है, यहाँ पर नेशनलिज्म के बारे में डिस्कस किया गया है। माइंड ब्लोइंग आर्टिकल है, पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा, कई सारे डायमेंशन आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, ठीक है। ये नीचे वाला आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये फोकस करते हैं काफी अच्छे, और न्यूज एनालिसिस में आज कई आर्टिकल हैं काफी अच्छे अच्छे, और उनको देखेंगे फिर हम। अब जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईरान के बारे में, ये हो गया यहाँ पर ईरान, ठीक है। ईरान की जो कैपिटल है वो हो गई तेहरान, और जो इसकी करेंसी है वो है ईरानियल रियाल, ठीक है। ये इसकी करेंसी हो गई। यहाँ पर जो टच करती है कंट्री, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर देख लीजिए, इराक हो गया, तुर्की हो गया, ये अर्मानिया और अजरबैजान, ये हो गया अलग अलग, कैस्पियन सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया पर्शियन गल्फ। आप लोगों को ये नीचे कंट्री का जो यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, ये कंट्री आप लोगों को दिख रही होगी, इस कंट्री का आप लोगों को नाम बताना है कि ये कौन सी कंट्री है जो कि यहाँ पर्शियन गल्फ को टच करते हुए यहाँ पर आती है, ठीक है। तो इस कंट्री का आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैप देखिएगा, थोड़ा जूम करके गूगल पे जाएंगे तो चीजें समझ में आएगी। तो ये है यहाँ के जो सेकंड टर्म इनकी चल रही है, हसन रूहानी सेकंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं अभी। तो इनके बारे में कंप्लीट आर्टिकल है यहाँ पर, और ईरान के बारे में कंप्लीट आर्टिकल है। आर्टिकल को अच्छे से देखते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड। देखिए पुराना टसल चला हुआ रहा है, पुरानी लड़ाई चलती रहती है, खासकर यूएसए के बीच में, और लेकर इजराइल को साथ में लिया जाए उनके। क्या रहता है, वो नहीं चाहते हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम बनाए। तो इसको लेकर काफी लंबे समय तक प्रोटेस्ट चलता रहता था कि किसी न किसी तरीके से इनको बम बनाने से रोका जाए। तो काफी मशक्कत के बाद, काफी एक आप लोग बोल सकते हैं कि काफी डिस्कशन चला उसके बाद में, तो ओबामा जी ने किसी तरीके से करके, हसन रूहानी जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट चुन के आए उस टाइम पर इनके साथ में साठगांठ बना के उन्होंने क्या किया, एक न्यूक्लियर पैक्ट साइन करने की बात की, ठीक है। उसमें न्यूक्लियर डील जो साइन करने की बात की गई, न्यूक्लियर डील में यह हुआ कि हम तुम्हारे ऊपर जितने भी सैंक्शन लगा रखे हैं वो सारे सैंक्शन हटा देंगे, ठीक है। सैंक्शन लगा रखे हैं बहुत सारे, कहीं इनके बिजनेस से रिलेटेड, इनके बिजनेसमैन है उनको अलाउड नहीं किया जाता है, इनकी करेंसी भी फ्रीज, इनकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है वो फ्रीज कर दी गई थी, और भी बहुत सारे सैंक्शन है कि दूसरी वर्ल्ड की कंट्री को भी प्रेस किया जा रहा है कि इनके साथ में व्यापार नहीं किया जाए। इंडिया ने भी बहुत लंबे समय तक इनके साथ में व्यापार नहीं किया। ये बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म में था, फर्स्ट टर्म में जब ये चुन के आए तो नए एक मॉडरेट प्रेसिडेंट इनको बोला जा रहा था, क्योंकि इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव थे, मतलब एक अपनी आप लोग बोल सकते हैं कि परंपरागतवादी या फिर रूढ़िवादी आप लोग बोल सकते हैं, एक ठर्रे बेस अपना चलाया करते थे जो पुराने समय से चलती हुई आ रही थी, मतलब अपने धर्म को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करके चला करते थे। लेकिन रूहानी जी जो है वो उनका डायमेंशन कंप्लीटली चेंज है। तो जब फर्स्ट टर्म पे चुन के आए उन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म लेके आए, और खासकर वुमेन के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया इन्होंने। वुमेन के लिए इन्होंने खासकर पॉलिटिक्स में भी जगह बनाई, कई सारी इन्होंने कैबिनेट में अपनी जगह दी, उनकी मिनिस्ट्री की पोस्ट पे भी वुमेन को। तो इस तरीके के इन्होंने डिसीजन लेने स्टार्ट किए। और उस टाइम पर जब P5+1 परमानेंट 5 मेंबर थे 5, और उसके बाद में +1 में जर्मनी था, इन सब ने मिलकर एक न्यूक्लियर डील साइन की गई। न्यूक्लियर डील में यही बात निकल के आई कि आपका जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम है, आप लोग मिसाइल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसको कम करते चले जाइए, और हम लोग आपके ऊपर सैंक्शन हटा देंगे सारे। इससे आपकी इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचेगा। इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा तो आपके यहाँ पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और उससे जनता को खुशी मिलेगी। तो इस तरीके की चीजें बनी हुई थी, इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस यहां पर बने हुए थे। सब कुछ सही से चलता हुआ आ रहा था जब तक ओबामा जी थे। फिर एक बहुत बड़ा भूचाल आया वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, और एक इंसान चुन के आए जिनको कहते हैं ट्रंप। ट्रंप एक ऐसा ट्रंप बन गए कि उन्होंने दुनिया की सिचुएशन ही चेंज करके रख दी, मतलब जोन से भी रिलेशन थे उल्टे सीधे करके डाल दिए सारे। तो उनमें से एक सबसे बड़ा जो इसका शिकार बना वो है ईरान। ओबामा जी ने जितना भी यहां पर अपना
धैर्य रख के सारी बातें सुन के जो भी एक डील साइन की थी, ट्रंप ने आके सारे उस पर कटाक्ष करने स्टार्ट कर दिए कि इस डील को तो मैं कैंसिल कर दूंगा, इस डील को ये कर दूंगा, ऊपर से सैंक्शन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो देखिए ऑलरेडी पहला जो रिजीम था अब तक जो ईरान में यहां पर रूल कर रहा था, अगर उसको देखा जाए वो ऑलरेडी इस तरीके से रूल कर रहा था कि वो अपोजिट में था यूएसए के। ठीक है, तो यहां पर रूहानी जी आए, उन्होंने किसी तरीके से अपनी जनता को मनाया और उन्होंने बोला कि हम डील साइन कर लेते हैं और हमारी इकोनॉमी सही चलने लगेगी। तो ये तो वही बात हो गई ना कि पहले बहुत लंबे समय तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी करना चाहते थे, तो शादी करने के लिए तैयार करते रहे, बहुत दिनों तक चीजें चलती रही और बाद में आके सब तैयार भी हो गए, गर्लफ्रेंड रूठ गई या बॉयफ्रेंड रूठ गया कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो कंडीशन वही बन के आ गई। अब ले दे के तो सिचुएशन ऐसी बनी थी, पर फिर से वो सिचुएशन खराब हो गई। मतलब ट्रंप ने आते ही बोल दिया कि मैं तो और ज्यादा सैंक्शन लगाऊंगा इनके ऊपर। ठीक है, और ज्यादा सैंक्शन लगाऊंगा और जो ये डील साइन की गई न्यूक्लियर डील उसको भी कैंसिल करूंगा। पर लेकिन देखिए वो तो मतलब ख्वाबी बातें हैं, वो कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो अकेले वहां पर नहीं है, वहां पर और भी मेंबर हैं, उनके अलावा भी 6 मेंबर हैं वहां पर। तो ये एक उनका बायलैटरल रिलेशन नहीं है कि वो जिस तरीके से चाहे उसको चेंज कर देंगे। पर लेकिन सैंक्शन वो लगा सकते हैं, वो नॉर्मल सी बात है अपनी कंट्री की साइड से। तो अब कंडीशन क्या बन गई है देखिए, ओवरऑल कंडीशन ये बन गई है, हसन रूहानी जी ने जैसे तैसे कर सारे परिवार को मनाया कि मुझे शादी करनी है। ठीक है, यूएसए मुझे शादी करनी है, पर बाद में यूएसए ही रूठ गया, तो शादी तो रखी की रखी रह गई। तो अब क्या हो गया, यूएसए रूठ गया, तो अब यूएसए तो रूठ ही गया, दूसरी साइड में फैमिली अलग से रूठी हुई है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन उनके साथ में रखने चाहते हैं। भैया रूठ गया तो मनाना भी पड़ता है ना, तो रिलेशन उनके साथ में रखना चाहते हैं। पर लेकिन जो यहाँ की जनता है वो कहीं ना कहीं अब इरिटेट हो रही है उस चीज से रिलेटेड। इरिटेशन जनता में क्या आ रही है, इरिटेशन ये आ रही है कि जिसके लिए हम इतना अपना आगे बढ़ के आ रहे हैं, सारी चीजें साइड में रखने के लिए तैयार हो रहे हैं, वही हमको छोड़ के भाग रहे हैं और हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। हमारे ऊपर तो सैंक्शन लगा रहे हैं, दूसरे स्टेट जो कि सऊदी अरेबिया लेड गवर्नमेंट है जो सुन्नी है। देखिए ईरान जो है वो शिया कंट्री है और सऊदी अरेबिया और जो उसके अलाइज है वो है सुन्नी कंट्री मैक्सिमम। तो वो भी उस तरीके से फोकस करके चलते हैं कि किसी न किसी तरीके से ईरान को दबाना है। तो यूएसए हो गया और सुन्नी कंट्री हो गई जितनी, वो ईरान को वैसे ही दबाने के पीछे पड़े हुए हैं। और ऊपर से जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो एक मॉडरेट पाथ लेके चल रहे हैं। तो अब सेकंड टर्म जो आई है वो उनके लिए बहुत ही डिलेमा वाली कंडीशन है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है उनके लिए इस वाली कंडीशन में। सेकंड टर्म में उन्होंने भी अपना स्टैंड थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वो क्या कर दिया है वो देखने को मिलेगा, और वो जेन्युइन भी है यार, नहीं करेंगे तो इनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। इन्होंने क्या किया है, अब की बार जो इन्होंने नॉमिनेट किया है अपने कैबिनेट को, उसमें सारे मैन है, एक भी वुमेन नहीं है। पहले इन्होंने वुमेन को भी रखा था, पर अब की बार एक भी वुमेन नहीं है। इनकी पार्लियामेंट को यहाँ पर मजलिस बोला जाता है, तो यहाँ पर अब की बार एक भी वुमेन नहीं है। पहले यहाँ पर वुमेन हुआ करती थी, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं जो कंजर्वेटिव हैं, जो अब तक यहाँ पर राज करते हुए आए हैं, या फिर आप लोग क्लर्जी बोल सकते हैं, जो सोसाइटी के एक बड़े तबके को अपने साथ में रखते हैं, वो नाराज हुए। क्योंकि ऑलरेडी इनको नाराज करने का तो तब फायदा था ना जब यूएसए साथ में होता। अब यूएसए ही साथ में नहीं है, वो ये जब गर्लफ्रेंड साथ में नहीं है तो फैमिली को नाराज करके क्या करना है। तो फैमिली को नाराज करने का कोई फायदा नहीं है। जब गर्लफ्रेंड शादी साथ में हो या शादी करने की बात है तो एक बार को सोचा जाए यार फैमिली को नाराज कर लेते हैं, बाद में मना लेंगे। पर लेकिन जब वही साथ छोड़ के भाग जाए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई सा, तो फिर क्या फायदा है फैमिली को नाराज करने का, तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो उसी के तर्ज पर चलते हुए इन्होंने क्या सोचा कि अब इनको नाराज करने का कोई मतलब नहीं है, अब इनके साथ में पहले अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को संभालते हैं। क्योंकि देखिए बाहर वाला कोई साथ नहीं देता है, फैमिली सबसे ज्यादा साथ में रहती है। बाहर वाला तो पता नहीं कब जाके निकल जाए। तो फैमिली में भी खासकर जो पेरेंट्स होते हैं वो आप लोगों को हर टाइम हर कंडीशन में आपके साथ मिलेंगे। पर लेकिन बाहर वाले पर ट्रस्ट करेंगे तो पता नहीं किस टाइम आपको धोखा देके निकल जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी कंट्री पे फोकस करो, उसके बाद बाहर वाली कंडीशन के बारे में सोचा जाएगा। तो इसीलिए ये एक मॉडरेट प्रेसिडेंट है, पर लेकिन ये चाह भी रहे हैं कि सबको साथ में लेके चला जाए। तो उधर से तो यूएसए ट्रंप अपनी जो है पूरी हुंकार निकाल रहे हैं कि मैं सैंक्शन लगा दूंगा और ये कैंसिल कर दूंगा और ज्यादा ये कर दूंगा जो कुछ भी है। पर लेकिन रूहानी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी रूहानी फिर से चुन के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन है ईरान की जनता को रूहानी जी के ऊपर, और रूहानी जी को उनकी अपनी जो एक्सपेक्टेशन है जनता की उस पर खरा उतरना चाहिए और उनको प्रूफ कर देना चाहिए कि मैं एक सही कैंडिडेट हूं, और जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे ट्रस्ट किया है तो सब चीजों को इनको हैंडल करके लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है वही बात होगी ना, जैसे चाइना और इंडिया का रिलेशन ले लीजिए, आज की डेट में कहां पर खड़े हुए हैं। अगर सब चीजें अलग तरीके से लेके चले तो बिल्कुल खराब कर सकते हैं, पर लेकिन सबसे बड़ी बात होती है सोच समझ कर स्टेप लिए जाते हैं, और हम लोगों को दोनों को बात करके उलझने सुलझा लेनी चाहिए। तो कुछ यहां पर भी इसी तरीके की बात की जा रही है। तो देखिए जैसे जैसे आगे चलेगा, अभी तो गवर्नमेंट चुन रही है, कैबिनेट आ रहा है, अभी जैसे जैसे आगे आएगा फिर देख लेंगे। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया वहां पर चाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है, तो ईरान के साथ में हमारे भी रिलेशन कहीं ना कहीं खट्टे नजर आ रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, तो उनको भी सुधारने वाली बात है।
तो वो भी देखने वाली बात है कि चाबार पोर्ट के बारे में ईरान में भी कई बार ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि जो चाबार पोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं उसको किसको दे दिया जाएगा, उसको यूज करने दिया जाएगा पाकिस्तान को और चाइना को भी, जिसको अपोज करने के लिए, उनके गवादर पोर्ट को अपोज करने के लिए हम ये पोर्ट बना रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम उन्हीं को दे देंगे, तो उसका पर्पज खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वही बात है, बहुत सारे इश्यूज हैं इस तरीके से निकल के। तो होल डायमेंशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ में डिस्कस कर दिया। अब आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन निकल के आता है, अगर आप होते रूहानी की जगह तो आप लोग मतलब किस तरीके से यूएसए को कैसे हैंडल करेंगे, और यहाँ सी जो दूसरी कंट्री है सऊदी अरेबिया उसको कैसे हैंडल करेंगे, या फिर और दूसरी कंडीशन जो यहाँ पर बनी हुई है, खुद की गवर्नमेंट है जो यहाँ पर खुद की भी सोसाइटी है, उसको कैसे हैंडल चलेंगे। एक तो इन सबको कैसे साथ में लेके चलेंगे अगर आप रूहानी जी की जगह होते तो। फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात की जा रही है। 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट पास कर दिया गया, बट बात क्या हुई, पास तो आप लोगों ने कर दिया गया, पर पास तो पता नहीं आप लोग क्या क्या करते रहते हैं। बात तो इंप्लीमेंट करने की बात है ना, तो इंप्लीमेंट वो नहीं हो पा रहा है। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की बात यहां पर की जा रही है। स्वराज अभियान का केस चल रहा था यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके तहत मतलब अपनी डायरेक्शन इस तरीके से दी गई कि सेवरल स्टेट ऐसे हैं आज की डेट में जिन्होंने ना तो उनसे रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन बनाया उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और ना ही कोई सब्सिडाइज फूड की बात की जा रही है यहाँ पर। अगर सेक्शन 14, 15 और 16 की बात की जाए इस एक्ट से रिलेटेड, तो ग्रीवेंस और रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने की बात करती है। मतलब एक्ट हमने बना दिया, अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अपनी ग्रीवेंस, अपनी जो प्रॉब्लम है वो लेके कहाँ जाए, उसको बनाने की बात करी जाती है। तो वो तब बनाया जाएगा ना जब स्टेट अपने खुद के अलग से अगर लेजिस्लेशन बनाए, ये तो तभी आएगा। पहले तो स्टेट को स्टेप लेना पड़ेगा ना, उसके बाद में ये बात आएगी। इसके बाद में बात आती है स्टेट फूड कमीशन की, वो मॉनिटर करता है कि इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये भी नहीं बनाया गया। यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान जी ने जो क्लेम किया था नवंबर में, उन्होंने बोला था कि पूरी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, पर लेकिन स्टेटमेंट तो उन्होंने दे दी उठा के कि इंप्लीमेंट किया जाएगा, पर लेकिन कहीं पे इंप्लीमेंट किया ही नहीं जा रहा है। अगर आर्टिकल 256 के देखा जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट की, वो अनुपालन करे। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है तो उसके हिसाब से वो भी अपने वहां पर रूल और रेगुलेशन में चेंज करे और उसको इंप्लीमेंट करे। तो आर्टिकल 256 आप लोग इसको बोलेंगे यहाँ पर, आर्टिकल 256 के तहत ये बातें आती हैं। तो क्या बातें आती है कि पार्लियामेंट ने फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिया है, अब स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि वो उसके हिसाब से अपने वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने वहां पर चेंज करे लेजिस्लेशन में, और उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है इस पर फोकस देकर चले। पर लेकिन ये कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब जो आर्टिकल 256 में बात लिखी है उसका उल्लंघन हो रहा है यहां पर। अब यहां पर भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी एक्ट एक सोशल सिक्योरिटी है, मतलब जनता के वेलफेयर के लिए होते हैं, बच्चों को खाना मिलता है, जो औरतें होती हैं उनको खाना मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत प्रॉपर वे में एक उनको पेट भर खाना मिल जाता है। इसमें फोकस किसको किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा था इसमें किसको, 75%, ये कई बार पूछ लिया जाता है, 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% यहां पर अर्बन पॉपुलेशन। अच्छा, आप लोग ये बताइए, ये तो यहां पर पॉपुलेशन का इन्होंने वो दे दिया, यहां पर प्राइस क्या रखा गया था, जो फूड ग्रेन वगैरह है या फिर मोटा अनाज है उसका प्राइस क्या रखा गया था जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये प्रोवाइड कराने की बात कर रहे थे। ठीक है, न्यूज में है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसके अलावा देखिए बात की जाती है कि सबको एक तरीके से खाना मिल सके, सबको एसेस हो सके, पर लेकिन बहुत से सिटीजन ऐसे होते हैं जिनको जरूरत भी नहीं होती है। तो कम से कम जिनको टारगेटेड किया गया है, जिनको टारगेट आप लोग करके चल रहे हैं, उनको तो कम से कम प्रोवाइड कराएं आप फूड सिक्योरिटी। आप उनको भी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं और इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। फूड कमीशन भी आप लोगों ने अब तक नहीं बनाया, तो किस तरीके से आप लोग इसको लेके चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल या और भी कई सारे सोशल ऑडिट से रिलेटेड, मतलब किस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही हैं उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। सोशल ऑडिट काफी अच्छी टर्म है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं काफी, मतलब सोसाइटी को दिया जाता है कि ऑडिट किया जाए एक तरीके से, मतलब एक तरीके से कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है तो सोशल का भी उसमें इंटरफेयर होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, ऑडिट किया जाए जब उसका सोसाइटी के द्वारा कि चीजें सही हो रही है या गलत हो रही है, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए। इसी को कहते हैं किसी भी चीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो ये बात यहां पर बोली जा रही है, पर लेकिन सारे प्रोविजन जो भी एक्ट के हैं वो कहीं ना कहीं इग्नोर किए जा रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं यार आज की डेट में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो फोकस लेके चला जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में उसको कनेक्ट कर दिया जाता है आज की डेट में, मतलब आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया जाता है सबको, जो भी इंसान है जिसको देनी चाहिए जो भी सब्सिडी उस तक ही पहुंचेगी। तो ये तभी इंप्लीमेंट हो पाएगा अगर इसको ढंग से पॉलिटिकल विल हो, तो आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, पर लेकिन पॉलिटिकल विल देखने को नहीं मिल रही है। और जो फ्रॉड के केसेस आते थे या इस तरीके से केसेस आते थे कि जो भी इंसान इसके लायबल नहीं है, जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसको भी मिल रही है, उनको अब हम साइड में कर सकते हैं आधार के साथ में लिंक करके, उसको उसकी आइडेंटिटी के साथ में लिंक करके। तो ये कई सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, पर लेकिन ये फैसिलिटी तो अवेलेबल है पर उसका यूज करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, उसका यूज ही नहीं किया जा रहा है, तो फैसिलिटी होना ना होना बराबर है। तो अब कोर्ट ने डायरेक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली मिनिस्ट्री को कि आप लोग इसे फोकस देकर चलें। ठीक है, और जल्दी से जल्दी इसको इस ईयर के एंड तक ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। देखिए, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो प्रॉपर वे में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट में दी जा रही है आज के डेट में फूड मिनिस्ट्री को, वो बिल्कुल गलत है, वो उस तरीके से आ नहीं रही है। उन्होंने क्या बोला है कि ओनली पूरी कंट्री में 1100
1106 कंप्लेन आई है इससे रिलेटेड। पूरी कंट्री में 1106 कंप्लेन, वो भी नेशनल वाइड, और उसमें वो भी है जो मीडिया ने लेके सामने आई, वो भी इंक्लूड कर दिया गया। 1106 तो एक गांव में से निकल के आ जाएगी अगर प्रॉपर वे में बातें की जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं डेटा आप लोग गलत प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ये बात बोली गई है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने बोला है कि देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, ऐसे फालतू की बातें करके लोगों को मतलब गुमराह न किया जाए। हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और सारी चीजें सही लेवल पे अवेलेबल है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखकर चलें। आर्टिकल काफी शानदार लिखा गया है, ये नेशनलिज्म के ऊपर आर्टिकल है। लिखा गया है किसके द्वारा? ये फॉर्मर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट भी हैं और फॉर्मर चीफ ऑफ लॉ कमीशन भी रह चुके हैं ये। तो इनके द्वारा बातें की जा रही है, ये थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं जो आज की डेट में डिसीजन आ रहा है कोर्ट के निकल के कि आप लोग नेशनल एंथम गाइए या फिर आप लोग वंदे मातरम को गाइए या फिर कुछ भी इस तरीके से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं जो कि मतलब कोर्ट के डिसीजन आते हैं निकल के। तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है और कई सारी और भी डायमेंशन इन्होंने डिस्कस किया है। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया है। आइए आर्टिकल को देखते हैं प्रॉपर वे में। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आज की डेट में हम लोग इग्नोर करते हैं जो इंक्लूसिव नेशनलिज्म है। इंक्लूसिव नेशनलिज्म मतलब जो कंप्लीट नेशनलिज्म होता है जिसमें सबको इंक्लूड किया जाता है, पर्टिकुलर सोसाइटी के तबके को साथ में लेके नहीं चलना है, पूरे कंट्री को साथ में लेके चलना है। तो उस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। नेशनलिज्म के ऊपर डिबेट चल रहा है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर क्या डिबेट है? नेशनलिज्म के डिबेट में बात आती है कि नेशनलिज्म है क्या एक्चुअल में। तो अगर हम पर्टिकुलर नेशनलिज्म को एक डायरेक्शन में लेके चलेंगे कि ये नेशनलिज्म है, एक डायमेंशन में लेके चलेंगे, तो बहुत सारे व्यूज जो हैं उनको हम साइड में रख देंगे, उनको इग्नोर कर देंगे। मतलब ये है कि नेशनलिज्म तब निकल के आता है जब हम पूरी सोसाइटी, पूरी अपनी दुनियादारी को साथ में लेके चले। मतलब एक तरीके से पूरे जो यहाँ पर हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट है, सबको साथ में लेके चले। ऐसा नहीं है कि हिंदू लेके नेशनलिज्म चल देंगे आप लोग कि बस हिंदू कंट्री है नेशनलिज्म हो गया, या फिर मुस्लिम को लेके चल देंगे तो मुस्लिम नेशनलिज्म हो गया। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, वरना फिर वही चीजें निकल के आएगी जो नाजिज्म और फासिज्म आप लोगों को जर्मनी और इटली में देखने को मिला था। तो वही कंडीशन निकल के फिर इंडिया में भी आएगी और उसका आप लोग देख ही सकते हैं बाद में क्या कंडीशन बनी थी। तो हम लोगों को ऐसा नहीं लेके चलना है। हमारे यहाँ पर गांधी जी का नेशनलिज्म अलग है, नेहरू जी का नेशनलिज्म भी है। दोनों की देखिए अलग अलग सोच थी अगर देखा जाए तो कई सारे पॉइंट पर लेकिन फिर भी ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे किसके खिलाफ? एंटी कॉलोनियल। मतलब नेशनलिज्म का जो फंडा था, देखिए फिलोसफी मैंने पहले ही बता चुका हूं, रास्ते किसी डेस्टिनेशन पे जाने के अलग अलग हो सकते हैं पर फाइनल डेस्टिनेशन एक ही है, ठीक है। नेशनलिज्म एक ही है, अलग अलग तरीका हो सकता है उस तक जाने का, पर लेकिन नेशनलिज्म तक पहुंचना है आप लोगों को। तो वहां पर सब नेशनलिज्म तक पहुंच सकते हैं कि देखिए सबका प्रेयर करने का तरीका अलग होता है, गॉड को एक ही माना जाता है। अब मुस्लिम अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं और हिंदू अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं। वो अल्लाह बोलते हैं, कोई गॉड बोलता है, कोई मतलब सबका अलग अलग तरीका है, वो देखने वाली बातें हैं। पर लेकिन अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि भगवान एक ही है। ये हमारी श्रद्धा हो गई, हम किस तरीके से उसको मान रहे हैं वो चलती आ रही है चीजें, पर अल्टीमेट बात यही निकल के आती है। भगवान क्या एक शक्ति है, एक पावर आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सब हमने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखा है, जो हमारा कंफर्ट जोन है हम उससे बाहर निकल के नहीं आना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरीके की कंडीशन निकल के आती है। और इसी तरीके की कंडीशन अब यहाँ पे नेशनलिज्म को देखने को मिल रही है। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि आज की डेट में हम एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म के बारे में बात नहीं करते हैं, हम कल्चर को इन्फोर्स करने की बात करते हैं। कल्चर मतलब मान लीजिए कोई हिंदू से रिलेटेड कोई चीजें हैं, जिस तरीके से काऊ की प्रोटेक्शन की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट कर दिया जाता है हिंदुइज्म से रिलेटेड, और फिर इसको पूरी कंट्री में इन्फोर्स करने की बात आती है कि मांस नहीं खाया जाएगा, ठीक है, कि गाय का मांस नहीं खाया जाएगा। पर लेकिन देखिए अगर मुस्लिम को लिया जाए, इसको इस तरीके से लिया जाए, तो मतलब अगर कोई खाना इस चीजों को पसंद करता है तो उनको किस तरीके से रोका जाए? आखिर गाय में ही ऐसा क्या है कि दूसरे जानवरों को आप लोग फोकस देकर नहीं चल रहे हैं? फिर से मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो डिबेट किया जा रहा है ये कंप्लीट इनके व्यूज है, मेरे व्यू नहीं है। कभी आप नीचे फालतू के उल्टे सीधे कमेंट लिखने लगे कि सर ने क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोल रहा हूं, न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, एक एक जो व्यू लिखा गया है वो आर्टिकल में इनके ही द्वारा लिखा गया है, तो इनके व्यू बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मैं सारे इनके व्यूज यहाँ पर बता रहा हूं आप लोगों को। तो नीचे फालतू में उल्टे सीधे कमेंट ना लिखे इससे, क्योंकि ये आर्टिकल के व्यू में यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मेरा व्यू होगा मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगा पर्टिकुलर कि मेरा व्यू क्या है, ओके। टैगोर जी के बारे में इन्होंने जिक्र किया, टैगोर जी का व्यूज देते हुए यहाँ पर बोल रहे हैं, टैगोर जी का व्यूज देते हुए क्या बोल रहे हैं कि नेशनल, अगर आप लोग चाहते हैं कि नेशनल में हार्मोनी बनी रहे, तो वो हार्मोनी तभी बनी रहेगी तब आप सबको साथ लेके चलेंगे, ओके। तो फिर एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि अगर कोई कंट्री है वो पावरफुल बनता है हार्मनी को साइड में रखकर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द हार्मनी, तो फिर वो कहीं ना कहीं उस कंट्री के जो दिन है वो बेकार चलने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी ह्यूमैनिटी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और वो सब चीजें नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये हार्मनी बना के पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चलना ही नेशनलिज्म है। ऐसा नहीं है कि हिंदू को लेकर चल दो नेशनलिज्म बन गया और मुस्लिम को लेकर चल दो तो नेशनलिज्म बन गया। तो नेशनलिज्म का मतलब ये है कि सबको साथ में लेके चलें, ठीक है।
और इसको टेरिटरी के बेस पे भी लेके नहीं चलना है कि हमारी कंट्री में जो रह रहे हैं वही नेशनलिस्ट होंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे भी इंसान हैं जो बाहर जाकर ले रहे हैं, क्या वो हमारे सिटीजन है, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है? तो टेरिटरी की बाउंड्री में भी आप इसको बांध नहीं सकते हो कि हमारी कंट्री का आइडिया नेशनलिज्म का टेरिटरी की बाउंड्री तक ही ऐड हो जा रहा है। आज की डेट में बहुत सारी दुनिया में हमारे सिटीजन जाकर रहते हैं, तो वो भी नेशनलिस्ट है, क्या वो नेशनलिस्ट नहीं है? क्या वो अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोचते हैं? सोचते हैं यार, वो भी अपनी कंट्री के बारे में अच्छे से सोचते हैं, वो भी अपनी कंट्री के बारे में चिंता करते हैं और इतना सारा रिमिटेंस भेजते हैं हमारी कंट्री में वापसी। आज की डेट में इंडिया जो है फर्स्ट चल रही है वर्ल्ड में रिमिटेंस के उस पर, ठीक है, जिस कंट्री रिमिटेंस प्राप्त करती है। अच्छा ये बताइए टॉप 3 कंट्री बताइए जहां से हमको रिमिटेंस मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिमिटेंस मिलता है। और टॉप 3 कंट्री बताइए जिसको सबसे ज्यादा रिमिटेंस मिलता है। रिमिटेंस क्या होता है? जब कोई हमारा सिटीजन किसी बाहर कंट्री में जाके वर्क करता है और फिर वहां से वो अपनी सैलरी या पैसा हमारी कंट्री में वापसी भेजता है, तो उसको रिमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए कि टॉप कंट्री कौन सी है रिमिटेंस में? 3। और हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा रिमिटेंस किस किस कंट्री से मिलता है? थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, पर लेकिन कई सारी चीजें आप लोगों को और भी जानने को मिलेगी और माइंड में क्लैरिटी आएगी। अब यहां पर बात की जा रही है आर्टिकल फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 में भी देखिए कई सारे फंडामेंटल, बहुत सारे फंडामेंटल ऐसे हैं जिस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की बात करते हैं, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है यहां पर, ठीक है। और कोर्ट ने उसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन भी किया है हर एक आर्टिकल के अंदर। अगर आप लोग उठा के बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, तो उससे रिलेटेड आप लोग बातें कर सकते हैं कि मतलब किस तरीके से यहाँ पर कोर्ट ने डिफाइन किया गया, आर्टिकल किस तरीके से सारे एक्सप्लेन किए गए हैं, सब उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो कोर्ट ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कहां पर रिस्ट्रिक्शन लगनी है और कहां पर इसको सही रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यही बात आगे निकल के आती है कि देखिए अगर आप लोगों को डेमोक्रेसी बना के रखनी है तो आप लोगों को अच्छे से फ्रीडम ऑफ स्पीच को रखना ही पड़ेगा। और स्टेट के लिए एक कई सारी बातें बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि देखिए अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है कहीं पर, ये आर्टिकल हमने देखा था जब मैं सेंट्रल जो बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहा था, वहां पर कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस, कई सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि आज की डेट में जो सेंट्रल है ये बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये काम क्या करता है? ये एक तरीके से बैन लगाने का काम करता है, मतलब सेंसर का काम करता है, ये सर्टिफिकेशन का काम कम करता है। तो यहां पर भी हम लोगों ने यही बात देखी थी। क्या बोला गया था? ये बोला गया था कि आप लोगों को सर्टिफाइड करना है, सेंसर नहीं करना है। मतलब यहां पर यही बात बोली गई कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप लोगों को ये देखना है फ्रीडम ऑफ स्पीच किस तरीके से सिटीजन को प्रोवाइड करानी है। उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है तो वो हमारा काम नहीं है, कोर्ट ने ये बोला था, वो आपका काम है। लॉ एंड ऑर्डर आप संभालो, हमको देखना है कि सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच बनी रहनी चाहिए, ठीक है। इसके तहत केस की भी बात कर रहे हैं ये, तो केस जो निकल के आया था उस केस के बारे में जिक्र किया जाए। अगर केस के हिसाब से देखा जाए कि जो एस रंगरंजन और ये वर्सेस देखा जाए तो पी जगजीवन राम 1989 में जो केस आया था, यहां पर एक बड़ी अच्छी लाइन बोली गई थी कोर्ट के द्वारा। तो बात क्या बोली गई थी कि डेमोक्रेसी में ये जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान एक ही तरीके का गाना गाए, मतलब हर एक इंसान एक ही तरीके से बात करे, हर एक इंसान की एक ही तरीके की सोच हो, हर एक इंसान को फ्रीडम है, हर एक इंसान के डाइवर्स थॉट हो सकते हैं, हर एक इंसान डाइवर्स स्पीच दे सकता है किसी भी तरीके से, और एक्सप्रेशन करने के तरीके भी अलग अलग उसके हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी है किसी का एक्सप्रेशन करने का तरीका है कि वो बोले, बहुत से ऐसे हैं कि नहीं बोलना पसंद है उनको, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर अंदर ये भी आता है कि अगर कोई बोलना नहीं चाह रहा है तो वो भी उसका राइट है, ठीक है, कि उसको बोलना नहीं है तो नहीं बोलना है। पर लेकिन आज की डेट में जो कोर्ट के ऑर्डर निकल के आ रहे हैं वो सब जो बातें यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं और जो पीछे जो लॉ निकल के आ रहे हैं उनसे सब अपोजिट में लगते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। जिस तरीके से फोर्स किया जा रहा है कि आप लोगों को नेशनल एंथम गाना है, तो फोर्स नहीं किया जा सकता है, ये बोल रहे हैं आर्टिकल में। जो जिस तरीके से आप लोगों ने बोला है कि नेशनल एंथम गाना चाहिए और वो बजाना भी है वहां पर, एक तरीके से कोर्ट उस तरीके से जो हम लोगों ने पीछे आर्टिकल भी डिस्कस किया था जहां पे बोला गया था कि सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम चलना चाहिए, तो उसके ऊपर भी कई आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसके बाद में आप लोग देखें तो जो आप लोग नेशनल एंथम, जो आप लोग ये बात बोल रहे हैं, वंदे मातरम की बात निकल के आई कि वंदे मातरम को भी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गाना चाहिए और जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर भी कम से कम यहाँ पर वीक में और यहाँ पर मंथ में एक बार इसको गाना चाहिए। तो देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप जबरदस्ती नहीं करा सकते, कहां तक आप लोग इसको, कहां पर जाकर आप लोग देखोगे कि इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, ये तो खुद अपनी इंसल्ट कराने वाली बात हो गई। आप लोगों ने तो बोल दिया ऐसा करना है पर लेकिन उसको कर कोई नहीं रहा है, तो ये आप लोग नहीं कर सकते। इस तरीके से आप लोग नेशनलिज्म को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये खुद बोल रहे हैं कि आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिस तरीके के एक्शन आप लोग ले रहे हैं यहाँ पर आज की डेट में, जो आप लोग ले रहे हैं किस तरीके के एक्शन, कि आप लोग फूड भी डिसाइड कर रहे हैं किसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है जो नेशनलिज्म और यूनिटी की फीलिंग है, उसको भी आप लोग खत्म कर रहे हैं खुद से ही। ये आगे क्या बोल रहे हैं कि आप लोग कल्चर इन्फोर्स कर रहे हैं इस तरीके से, तो एक पर्टिकुलर कल्चर को पूरी सोसाइटी पे इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं योगा करता हूँ रेगुलरली और मुझे फायदा भी होता है, काफी अच्छी प्रैक्टिस है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब पर थोप दूं कि आप लोग भी योगा करना स्टार्ट कर दीजिए, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है।
तो योगा को कंपलसरी बनाना, जो आज की बात चल रही है योगा को कंपलसरी बना दीजिए 8 तक की क्लास में, तो ये सही बात नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए। अब यहां पर बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी के बारे में, थोड़ा जिक्र कर रहे हैं। देखिए अगर हिस्टोरिकली देखा जाए आर्टिकल 19 में भी, आर्टिकल 21 में भी मतलब कई बार प्राइवेसी के बारे में जिक्र भी किया जाता है और इनके अंदर से एक्सप्लेनेशन भी निकल के आता है प्राइवेसी का। अगर केस की बात करें गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1975, ठीक है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, तो 75 से 2014 तक, 1975 से 2014 तक, 2014 तक अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसी बातें निकल के आई है जिसमें बात आई है रिलेटेड टू द प्राइवेसी को क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और आज की डेट में भी प्राइवेसी से ही रिलेटेड इशू चल रहा है। पर लेकिन कई बार जितनी बार डिस्कस हुआ यही हुआ है कि प्राइवेसी को एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो प्राइवेसी को एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता है, यह बात कई बार प्रूफ हो चुकी है। तो आर्टिकल 19 है उसके सेकंड क्लोज के तहत इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में भी डाला जाता है। बहुत कम कंट्री ऐसी है जहां पर प्राइवेसी से रिलेटेड लॉ नहीं है और डेटा प्रोटेक्शन का लॉ नहीं है, जैसे कि हमारी कंट्री है। पर लेकिन प्राइवेसी के बारे में ये बता रहे हैं। देखिए प्राइवेसी कई तरीके की हो सकती है। किसी को स्पेस चाहिए होता है कि यार मुझे प्राइवेसी चाहिए, मेरा बिहेवियर ऐसा है, मेरा तेरे साथ सेट नहीं बैठ रहा है, प्राइवेसी चाहिए। डिसीजन मेकिंग प्राइवेसी, किसी को बताना नहीं चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर मुझे अकेला रहना है, इस तरीके की प्राइवेसी, ठीक है। तो कई तरीके की प्राइवेसी आप लोग बोल सकते हैं। तो प्राइवेसी को आप लोग इस तरीके से एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते कि ये एब्सोल्यूट प्राइवेसी है, वहां पर हमको इसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो सिटीजन वर्सेस जहां स्टेट की बात आती है, एक साइड में स्टेट है कि स्टेट जब ये बोल रहे हैं कि मैं एग्री हूं, जो कोर्ट गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर अगर सिटीजन और स्टेट में से एक को चुनना है, तो मुझे लगता है कि जो कोर्ट है उसको हमेशा सिटीजन को चुनना चाहिए, क्योंकि स्टेट के हाथ में तो वैसे ही बहुत ज्यादा पावर है। तो हमेशा सिटीजन के बारे में सोचना चाहिए और सिटीजन को ही फॉलो करके चलना चाहिए स्टेट को। तो यहाँ पर ये जिक्र किया गया है इनके द्वारा। तो काफी अच्छा आर्टिकल था, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर काफी कुछ पॉइंट मिल सकते हैं आप लोगों को अपने एग्जाम में लिखने के लिए। अयोध्या वर्डिक्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। वहां पर जो दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, मुस्लिम और हिंदू के बीच में, मुस्लिम बोलते हैं हमारी मस्जिद है और हिंदू बोलते हैं हमारा मंदिर बनेगा, ठीक है। तो उसी के ऊपर कई सारे इश्यूज निकल के आ रहे थे। तो बातें निकल के आ रही है जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, वक्फ का मतलब होता है कि जो भी अपना जो ग्रांट देते हैं, मान लीजिए मैं हूं और मैंने अपने धर्म के लिए कुछ पैसा दे दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है, तो इसलिए मुझे वक्फ बोला जाएगा, ठीक है। तो जो उसका जितनी भी इस रिलीजन से रिलेटेड, मतलब मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जितनी भी इससे रिलेटेड जो भी, मतलब पहले तो इसको ये देख लीजिए इंप्लीमेंट कब किया गया। इसको किया गया वक्फ एक्ट 1954 के तहत। बाद में इसको चेंज भी करके इसका सेक्शन बना दिया वक्फ एक्ट 1995 का, ठीक है। इंप्लीमेंट किया गया इसको 1964 में। आप लोगों को बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों को यहाँ पर। इसके बाद में अगर देखा जाए, मैं आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में है क्या ये, तो थोड़ा समझिए इसके बारे में, कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए कई सारे धर्म होते हैं, हर एक धर्म के अपने मंदिर, मस्जिद या फिर जो भी उनका पूजा करने का स्थान होता है, उससे रिलेटेड जमीन होती है या फिर प्रॉपर्टी होती है। तो उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है वो काम करता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के तहत। हर एक स्टेट में अपने अपने वक्फ बोर्ड होते हैं, ठीक है, तो उसके तहत ये काम किया जाता है। तो ये होता है इसका कंप्लीट। तो जितनी मूवेबल हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो किस तरीके से उसको हैंडल करके चलना है। ये आती कहां से है? ये प्रॉपर्टी डोनेट की जाती है, फिलैंथ्रोपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डोनेट की जाती है। और इसको नाम भी दिया गया है यहाँ पर, अगर आप लोग देखें तो बोला गया है मुसरत उद खिलवत, और जो पर्सन इसको खिदमत, और जो पर्सन इसको डोनेट करता है उसको बोला गया वक्फ, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं इसके बारे में। तो अब बात क्या निकल के आ रही है, देखिए जो वक्फ काउंसिल है उसने बोला है कि मंदिर मस्जिद बनाने की आप लोग पास में बात कर रहे हैं, पर लेकिन कल को मस्जिद में भी रेडियो बजेगी और मंदिर में भी रेडियो बजेगी, तो दोनों फिर एक दूसरे से डिस्टर्बेंस होगा और फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मस्जिद को मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में बनाया जाए और मंदिर को आप लोग जहां बनाना चाहते हैं वहां पर बनाया जाए, जिससे कि आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम न आए। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। 1992 का ये केस चल रहा था, अब जाकर सोल्व होता हुआ कुछ नजर आ रहा है। तो इतने दिनों से हम लोग लड़ रहे हैं ओनली मंदिर और मस्जिद को लेकर। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारी सोसाइटी कहाँ पड़ी हुई है, आज तक भी निकल के नहीं आ रही है ऊपर। जो एक मतलब नजर जो अपना एक कूप मेंढक जो एक कुएं के मेंढक वाली जो सोच होती है, आज की डेट में भी उसी में चलती हुई है। मतलब हम लोगों को जरा सी बात पे हम लोग आमने सामने आगे खड़े हो जाते हैं, तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, पर लेकिन जो उसका मजा उठाने वाले थे वो मजा उठाते हैं और आज तक भी हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो कम से कम अब तो हम लोगों को समझना चाहिए यार, आज की डेट में पहले बोला करते थे चांद पे चले गए, अब तो मार्स पे चले गए हैं। अब तो हम लोगों को उभर के आना चाहिए उन सब सिचुएशन से। देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये यहाँ पर पेज फर्स्ट पर न्यूज है। एप्पल के सीईओ की बात की जा रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाह रहे हैं इंडिया में और ज्यादा है, और एप्पल की जो कंपनी है यहाँ पर इंप्लीमेंट करने चाह रहे हैं कई सारे स्टेप्स और भी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ पर। डिजिटल इकोनॉमी जिस तरीके से हमारी चलती हुई आ रही है उसके बेस पर, और अफोर्डेबल डिवाइस प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं जो प्री यूज है वो भी। आप लोग बताइए एप्पल कहाँ की कंपनी है जिसके सीईओ है ये टिम कुक? ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे गवर्नमेंट के डिसीजन पर, जो गवर्नमेंट कह रही है कि सबको 8 तक क्लास को कंपलसरी योगा कर देना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए और हमारा बिजनेस नहीं है, हमको इसमें नहीं घुसना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सरासर मना कर दिया है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, तो अंडर आर्टिकल 21 के हमको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराने की बात चलते हैं। तो नेशनल योगा पॉलिसी बनाने के तहत 8th क्लास तक का कंपलसरी योगा करने की बात चल रही है, जो हमने अभी डिस्कस किया इंटरव्यू में भी। ठीक है, जो इंटरव्यू हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वही बात बोली जा रही है आर्टिकल में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में कि चल क्या रहा है। आर्टिकल 35A की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि खासकर जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड है, तो उसको हटाने की बार बार बात की जाती है। तो याद रखना है ये कनेक्टेड टू है जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 35A। तो उसको हटाने की बात की जाती है कई बार कि हम इसको हटाते हैं, तो उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि उसको हटाया जाए। पर लेकिन अपोजिशन कह रही है अगर आपने हटा दिया तो हम लोग एक पब्लिक में रिवोल्ट करेंगे पूरा दबा के, जो अपोजिशन वाले बोल रहे हैं वो। ठीक है ना, तो उसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। देखिए आर्टिकल 35 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। एम्पावर करता है जम्मू कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर को डिफाइन करना कि परमानेंट रेजिडेंस, मतलब एक तरीके से जो सेकेंडरी सिटीजन का दर्जा देता है वहां के सिटीजन को। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये बात है, प्रिविलेज प्रोवाइड कराता है वहां के रेजिडेंट्स को कि उनको स्पेशल दर्जा है कि अपने स्टेट में जमीन वगैरह वो खरीद सकते हैं, वहां पर बाहर का कोई नहीं खरीद सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग स्टेटस प्रोवाइड कराने का ये काम करता है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो आर्टिकल 370 है, उसको भी और स्ट्रेंथ करता है ये आर्टिकल कहीं ना कहीं, तो उसको हटाने की बात यहां पर चल रही है। देखिए नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं 45th, ये होने वाले हैं दीपक मिश्रा। ठीक है, 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं JS खेर, वो रिटायर हो जाएंगे 27 अगस्त को इसी महीने की। और फिर ये 14 महीने के लिए इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा, जो कि अक्टूबर 2 2018 तक इनका कार्यकाल चलेगा। याद रखिएगा दीपक मिश्रा। जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री है, मतलब जहाज जो इंडस्ट्री है हमारी, वो बढ़ती जा रही है यहाँ पर आज की डेट में जितना भी है यहाँ पर, मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बढ़ती हुई आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखेगी। और आज की डेट में यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि आज की डेट में वर्ल्ड में हम कहाँ पर आ गए, 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट में आ गए हैं। तो फ्लीट में भी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और क्राफ्ट यूटिलाइजेशन में भी स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती हुई जा रही है यहाँ पर। ओके, तो काफी अच्छा फोकस है यहाँ पर, हम भी आज की डेट में उड़ते हुए जा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब जो पहले कभी ख्वाब हुआ करता था कि मैं भी जहाज में बैठूंगा, तो आज की डेट में सबको अपना ख्वाब पूरा करने को मिल सकता है यहाँ पर आने वाले टाइम में। ओके, पंचशील के बारे में मैंने जिक्र किया था, पंचशील ट्रीटी के बारे में। तो पंचशील में है क्या, देखिए पंचशील में जब बात की जा रही थी तो यही बात थी कि कंट्री को किस तरीके से सेव करना है, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की इंटीग्रिटी पे और सोवरेनिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं डालना है। सोवरेनिटी मतलब अपने डिसीजन खुद लें, एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन नहीं दिखाना है, हम लोगों को लड़ाई की बात नहीं करनी है, एक दूसरे के मैटर में इंटरफियर नहीं करना है। ठीक है, इंटरनल अफेयर में अपना जो कुछ चाहे वो ले सकते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट, ऐसे व्यापार करना है कि एक दूसरे को फायदा हो, हम दूसरे को एक दूसरे के साथ मिलकर रहे हैं। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस करना है, हम दूसरे को मिलजुल कर रहना है। ये पंचशील के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आप लोगों से पूछा था। काफी अच्छे आप लोग आंसर दे रहे हैं, लगे रहिए इसी तरीके से, देखिए सारी चीजें रिवीजन भी होती रहेंगी। 7 यूनियन टेरिटरी के बारे में मैंने पूछा था कौन कौन सी है यहाँ पर, एरिया के बारे में बताइए। सबसे ज्यादा एरिया अंडमान निकोबार का है, फिर दिल्ली का है, न्यू दिल्ली नहीं लिखेंगे यहाँ पर, दिल्ली लिखेंगे। ठीक है ना, पौंडीचेरी लिखेंगे, फिर दादर एंड नगर हवेली लिखेंगे, चंडीगढ़, और फिर दमन एंड दीव और लक्षद्वीप। तो 7 यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो। ओके, और देखिए चीजें शेयर कर दिया कीजिए जिससे कि दूसरों का भी फायदा हो सके, अपने अपने फायदे तक नहीं सोचना है। ठीक है, तो आप लोगों को शेयर करनी है चीजें दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखिए, जितना हो सकता है पढ़ाई को एंजॉय कीजिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए और अपना भी ध्यान रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।